हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस के रोड टू प्रीलिम्स 2023 में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने मूवी देखी पठान और उससे क्योंकि मैं यूपीएससी की दुनिया से जुड़ा हूं, मुझे अजीबोगरीब ख्याल आने लगे कि हाँ भाई, पठान में से कोई फेमस पठान भी हुआ है। तो मुझे याद आया शेर अली अफरीदी। और फिर मैंने देखी आज की डेट, मुझे पता चला आज 8 फरवरी है। ठीक है, और कोइंसिडेंटली 8 फरवरी को 1872 में शेर अली अफरीदी साहब ने किसी एक गवर्नर जनरल का असैसिनेशन किया था, सॉरी वाइसरॉय का। और वो वाइसरॉय थे लॉर्ड मायो। तो लॉर्ड मायो पहले ऐसे वाइसरॉय थे जिनका असैसिनेशन हुआ, पहले और आखिरी ऐसे वाइसरॉय थे। इनका असैसिनेशन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में हुआ और ये असैसिनेशन हुआ माउंट हैरियट में। माउंट हैरियट का अब नाम है माउंट मणिपुर और वो एक नेशनल पार्क है। तो आप मुझे बता दो कि मैंने कितने सब्जेक्ट रिवाइज कर लिए पठान देख के। ठीक है, तो थोड़ा सा नज़रिया हम यहाँ पे बनाते हैं इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और कहानियाँ इस तरीके से हमारी प्रिपरेशन से कैसे जुड़ती है इसको और ज़्यादा यूनिक तरीके से हमें समझना चाहिए। बहरहाल आते हैं हमारे आज के एजेंडा पे। आज का हमारा एजेंडा है कि हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, और आप जिस तरीके से यहाँ देख सकते हो क्रैश कोर्स के अंदर जो हमारे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के क्रैश कोर्स है उसमें मैं इस तरीके से कुछ टॉपिक्स कवर करवाता हूँ और उनके बेसिस पे आप कुछ सवाल सॉल्व कर सकते हैं। पहला सवाल देखिए, The Citizenship Act has been amended only twice since 1955 and illegal immigrants in India can never apply for citizenship under any clause or act। तो आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। स्क्रीन को पॉज करिए और आंसर अटेम्प्ट करिए। देखिए, दोनों स्टेटमेंट गलत है, मैं बताता हूं क्यों। सबसे पहली स्टेटमेंट कहती है कि सिटीजनशिप एक्ट आज तक सिर्फ 2 बार अमेंड हुआ है 1955 से। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि वो अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार अमेंड हो चुका है। इट हैज बीन अमेंडेड मल्टीपल टाइम्स। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट कहनी गलत होगी कि ये 2 बार ही अमेंड हुआ है। और दूसरी स्टेटमेंट, तो अगर आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा है तो आपको ये जानकारी होगी कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग इलीगली इंडिया में एंटर कर गए और जो कुछ 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं और 3 कंट्रीज से इंडिया में आए हैं, दे वर इलीगल इमिग्रेंट्स। दे मींस उनके पास कोई वैलिड वीजा या पासपोर्ट नहीं था, तो उनको आप सिटीजनशिप दे रहे थे अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो ये कहना गलत होगा कि भारत में इलीगल इमिग्रेंट कभी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और ये मैंने स्पेसिफिकली इसलिए पूछा अंडर एनी क्लॉज और एक्ट, ताकि आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की जानकारी हो, जिसमें अगर आप 31 दिसंबर की कट ऑफ डेट से पहले भारत में इलीगली भी एंटर किए हैं और 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं, दैट इंक्लूड हिंदूज, जैन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी एंड क्रिश्चियन, देन यू कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप इन इंडिया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन से मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूं। लास्ट प्रीमिक्स में मैंने आपसे वादा किया था कि किस तरीके से पिछले 2022 के पेपर में जो क्वेश्चन का ऑप्शन का फॉर्मेट था वो पूछा जा रहा है, तो मैंने आपसे इस तरीके से सवाल पूछा है। प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। I hope you have got the correct answer. The answer is only 2 are correctly matched. सिर्फ 2 ही करेक्टली मैच यहां पे है, और इसीलिए हम इसे आगे देखते हैं कि यहां पे कहानी क्या है। अगेन हम अपने क्रैश कोर्स में ये चीज पढ़ा चुके हैं, बट फिर भी आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या ये बताता है सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन एस्टेट्स के बारे में? जी हां, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 31A ये कहता है कि उन लॉज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी जहां पे सरकार एस्टेट्स को अक्वायर कर रही है। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट माना जा रहा था, और उसे आप वायलेट करते अगर आप लोगों की प्रॉपर्टी अक्वायर करके गरीबों में बांटते। एंड दैट इज व्हाट वाज कॉल्ड लैंड रिफॉर्म्स। इसी को लैंड रिफॉर्म्स कहते हैं कि जिनके पास एक्सेस प्रॉपर्टी है, लैंड है, वो उनसे जब्त की जाए और गरीबों और लैंडलेस फार्मर्स में बांट दी जाए। इसके लिए 9th शेड्यूल भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, जिसमें इन सभी कानूनों को 9th शेड्यूल में ऐड करने की बात की। एंड इट गॉट इम्यूनिटी फ्रॉम बीइंग प्रोसिक्यूटेड इन केस दे वायलेटेड फंडामेंटल राइट्स। तो 9th शेड्यूल भी फर्स्ट अमेंडमेंट से ही आया है।
साथ ही साथ आर्टिकल 15 का भी अगर बदलाव की हम बात करते हैं तो आर्टिकल 15 के अंदर भी बदलाव आया है फ्रॉम दिस 9th शेड्यूल, फ्रॉम दिस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इटसेल्फ। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बार के लिए याद करके चले जाना, क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने किसी ने पिटीशन भी डाली थी कि आप फर्स्ट अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दो। और दो चीजें हुई थी फर्स्ट अमेंडमेंट से। एक, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने देखा कि उसमें न्यू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऐड की गई थी, जिसके बेसिस पे आप आर्टिकल 19 के अंदर जो फ्रीडम्स प्रोवाइड की जाती है उन पे रोक लगाते थे। वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस थी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो अगर आपने आर्टिकल 19 अच्छे से पढ़ा नहीं है तो जरूर पढ़ ले दोस्तों, बिकॉज उसकी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपको पता होनी चाहिए और यह भी पता होना चाहिए कि कौन से अमेंडमेंट से वो ऐड की गई थी। मींस पहले भी होती थी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, उसमें 3 एडिशंस की गई। ऑल्सो आर्टिकल 19 के अंदर ही हम कहते हैं कि आपका राइट टू प्रैक्टिस योर प्रोफेशन इज योर फंडामेंटल राइट, बट वी से दैट इज नॉट एब्सोल्यूट। व्हाई? बिकॉज द स्टेट कैन टेक ओवर योर बिजनेस और ट्रेड, नेशनलाइज योर बिजनेस और ट्रेड, एंड यू कैन नॉट से इट इज माई फंडामेंटल राइट। तो देश के आज़ादी के बाद बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस, बहुत सारे ऐसे ट्रेड थे जिसको सरकार ने टेक ओवर किया। फॉर एग्जाम्पल कोल माइनिंग, फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस। फिर हम आते हैं 24th अमेंडमेंट पे। 24th अमेंडमेंट से हमने कहा कि क्या डिड इट मेक इट कंपल्सरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव असेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? तो आंसर इज यस, 24th अमेंडमेंट मेड इट कंपल्सरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड दैट इज वैलिड टिल नाउ ऑल्सो। साथ ही साथ 25th अमेंडमेंट की जब मैं बात कर रहा था ऑप्शंस में, आपने देखा कि 25th अमेंडमेंट में मैंने लिखा है कि इट प्रोवाइडेड इम्यूनिटी टू द लॉज ऑफ that were implementing DPSP from all fundamental rights। ठीक है, ये सवाल बिल्कुल सही, ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक तो सबसे पहले तो सभी फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं करता था, सिर्फ आर्टिकल 14 और 19 और 21 की बात करता था। और दूसरा, ये सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की भी बात नहीं करता था, ये कहता था सिर्फ आर्टिकल 39B और 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए जो कानून लाए जाएंगे, सिर्फ उन्हीं को इम्यूनिटी मिलेगी फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन से। So even if they violate fundamental rights of 14, 19 and 31, they will not be given any there you cannot challenge the Supreme Court and say that these rights were violated। ये था 25th अमेंडमेंट और ये हो गया आपका गलत ऑप्शन, तो इसलिए 2 ही पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारी टेस्ट सीरीज से लिया गया है। दोस्तों उससे पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूं। 2011 से लेके 22 तक के सारे PYQ अगर आपने डिस्कस होते हुए देखने हैं एक लाइव मैराथन सेशन के अंदर, तो इन डेट्स पे हमारे साथ जुड़ जाइए। ये है शेड्यूल जिसमें हर एक फैकल्टी आपसे डिस्कस करेगी, और जब क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, PYQs डिस्कस होंगे और रिपीटिंग थीम्स आपको पता लगेंगी, आपकी प्रीलिम्स की तैयारी और पुरजोर होगी। तीसरा क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का इनमें से कौन सा इफेक्ट नहीं। सो यू हैव टू टेल व्हिच ऑफ दीज इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, एंड इफ यू कैन पॉज, यू हैव रेड योर बेसिक्स वेरी वेल, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट ऑल ऑफ दीज आर द इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आर्टिकल 360 के अंदर जब फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो सबसे पहले तो सभी फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर यूनियन की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी स्टेट्स के ऊपर आ जाती है। That means they can give any orders or executive orders that are related to the state finances. Second, जो भी मनी बिल या फाइनेंशियल बिल्स स्टेट्स के लेजिस्लेचर के होते हैं, उनको प्रेसिडेंट के लिए साइन करने के लिए रिजर्व किया जाता है। अगेन, सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट फाइनेंसेस थ्रू द कंट्रोल ऑफ द बजटिंग प्रोसेस। और प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, सैलरीज को रिड्यूस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जजेस की, हाई कोर्ट्स की जजेस की, इनकी सैलरीज अलाउंसेस को रिड्यूस करने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज कैन बी हेल्ड। तो अब आपका यह काम है कि आपने फाइनेंशियल इमरजेंसी रिवाइज करनी है दोबारा। जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको इमरजेंसी जो टॉपिक होता है उस पूरे टॉपिक को रिवाइज करना चाहिए। ये मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को बताता रहता हूं। सो जस्ट गो थ्रू दीज नोट्स जो ये आपके साथ मैंने शेयर किया है, इससे आपको पता पूरा का पूरा फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार रिवाइज हो जाएगा। सो यू विल अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन करने के साथ साथ आपकी रिवीजन भी हो रही है।
फिर आपसे सवाल पूछा है अमेंडमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट मेड द सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन इन्वोकिंग आर्टिकल 356 फाइनल एंड कंक्लूसिव एंड इट कुड नॉट बी चैलेंज्ड एंड कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। कहने का मतलब जो प्रेसिडेंट्स रूल की बात हम करते हैं या हम स्टेट इमरजेंसी की बात करते हैं, उसको प्रोक्लेम करने वाली प्रेसिडेंट की डायरेक्शन को क्या आप चैलेंज कर सकते हो कोर्ट ऑफ लॉ में? अगर हम बात करें 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की तो नहीं कर सकते। Why? Because in 1975 the constitution was amended saying that the satisfaction of the president to invoke article 356 is final and would not be challenged in court on any ground। तो अगर आर्टिकल 356 के अंडर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि किसी स्टेट गवर्नमेंट का काम कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो वो वहां पे स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसको प्रेसिडेंट्स रूल भी कहा जाता है। इस फैसले के ऊपर या इस डिसीजन मेकिंग के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, इसलिए 1975 में एक अमेंडमेंट लाया गया टू इंश्योर दिस। बट इन द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और मैं ये अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बताता हूं क्लास में कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने हमारी डेमोक्रेसी को बहुत हद तक बचाया हुआ है। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 इट सेड कि नहीं जी, प्रेसिडेंट्स सेटिस्फैक्शन इन द मेकिंग दिस डिसीजन इज नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी उसे रिव्यू कर सकती है। तो ये चीज आपने याद रखनी है दोस्तों। पांचवा सवाल, आखिरी सवाल 2021 का सवाल है, 2021 का सवाल है, जरूर इसे पढ़े और ट्राई करें कि लॉजिक से इसे आंसर दे। नाउ रिसेंट टाइम्स में 1, 2, 3 साल में जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम दो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द पढ़ते हैं, एक है पैरोल और दूसरा है फरलो, और इसीलिए ये सवाल बार बार पूछा जा सकता है, मतलब यूपीएससी के अलग अलग एग्जाम्स में, स्टेट लेवल के अलग एग्जाम्स में, सो दैट मेक्स इट वेरी वेरी क्रूशियल। नाउ व्हाट वी टॉक अबाउट हियर इज पैरोल। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट सफिशिएंट केस, पैरोल कैनॉट बी डिनाइड टू सच पर्सन बिकॉज इट बिकम्स अ मैटर ऑफ हिज और हर राइट। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो बेसिकली हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रोसेस ऑफ पैरोल की। अब पैरोल इज अ सिस्टम ऑफ टेम्पररी रिलीज ऑफ अ पर्सन। पैरोल कभी कभी परमानेंट रिलीज में भी कन्वर्ट हो सकता है, और ये टाइम टू टाइम दिया जाता है उन प्रिजनर्स को जिन प्रिजनर्स का कंडक्ट अच्छा होता है और वो प्रिजनर्स अप्लाई करते हैं पैरोल के लिए। पैरोल ग्रांट करने के लिए कोई पर्टिकुलर रीजन, कॉज, इमरजेंसी होना जरूरी है। सो यू हैव टू स्टेट द रीजन कि आपको पैरोल दिया जाए, कि आपको इमरजेंसी के लिए छोड़ा जा रहा है, और उसमें रिपीटेडली आपको अथॉरिटी के साथ कांटेक्ट में रहना होता है, वहां पे रिपोर्टिंग करनी होती है, थाने में हाजिरी लगानी होती है। द ग्रांटिंग अथॉरिटी फॉर पैरोल इज द होम सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, डेप्यूटी स्टेट गवर्नमेंट का डेप्यूटी होम सेक्रेटरी होता है। Whereas on the other hand, फरलो की अगर हम बात करते हैं तो फरलो इज अ टाइप ऑफ रेस्टिट्यूटिव जस्टिस। रेस्टिट्यूटिव जस्टिस का मतलब या रिफॉर्मेटिव जस्टिस का मतलब ये होता है कि आप बंदे को, इंडिविजुअल को, जिसको लंबी चौड़ी सजा मिली हुई है 20 साल की लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, उसको आप एक मौका देते हो ताकि वो अपनी फैमिली के साथ, अपनी सोशल लाइफ के साथ टच में रहे। फरलो ग्रांट करने के लिए पर्टिकुलर रीजन या इमरजेंसी होना जरूरी नहीं है, ये बस बार बार रिव्यू करके आप मांग सकते हो। इनफैक्ट फरलो कैन बी सीन एज अ मैटर ऑफ राइट इफ यू आर अ मॉडल प्रिजनर। और इसी से मुझे बात दोबारा शेर अली साहब की याद आती है कि जो शेर अली अफरीदी थे जिन्होंने 1872 में लॉर्ड मायो का असैसिनेशन किया, उन्हें मॉडल प्रिजनर माना जाता था, उन्हें बार्बर बना दिया गया था अंडमान एंड निकोबार की काला पानी जेल का। तो कई बार फरलो या पैरोल कैन गो रॉन्ग, यहां देख रहे हैं। सो इट इज ग्रांटेड मेयरली टू एनेबल द प्रिजनर टू रिटेन द फैमिली एंड सोशल टाइज, एंड ताकि वो बंदा पूरी तरह समाज से अलग ना हो जाए, इसीलिए फरलो प्रोवाइड की जाती है। दोनों ही डिनाई की जा सकती है, पैरोल कैन ऑल्सो बी डिनाइड, फरलो कैन ऑल्सो बी डिनाइड। द ओनली डिफरेंस इज फरलो कैन बी सीन एज अ मैटर ऑफ राइट, मीन्स यू कैन सीक द फरलो विदाउट हैविंग एनी रीजन, बट इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। ये एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है। कहने का मतलब कि अब अगर बहुत ज्यादा सीरियस केस में आपको
सजा हुई है, इफ़ यू आर कॉट इन एन हीनियस क्राइम, बहुत अलग अलग चीज़ें होती है और इन चीज़ों के ऊपर आधारित आप कह सकते हो कि डिसीजन फाइनली अथॉरिटी के साथ लाई करता है कि आपको फर्लो देना है या नहीं प्रोवाइड करना है। और दूसरा स्टेटमेंट जो था बिल्कुल सही था। हम जानते हैं कि प्रिजन्स जो है स्टेट सब्जेक्ट का, स्टेट लिस्ट का एक सब्जेक्ट है, तो प्रिजन से रिलेटेड पैरोल रूल्स जो होते हैं या जो रूल्स फर्लो के लिए होते हैं वो सभी स्टेट्स में अलग अलग बनाए जा सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट में आंसर इज बी, टू ओनली, बिकॉज पैरोल इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन रिवाइज किए हैं और हमारे साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपकी रिवीजन और बेहतर होती जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।